हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ये जो हमारा करंट अफेयर्स की जो क्विक रिवीजन चल रही है, इसका हम लोग पार्ट जो है 12 देखने वाले हैं। और पार्ट 12 जो हम लोग शुरू करने वाले 17 जनवरी से स्टार्ट करने वाले, 17 जनवरी 2024 से, और जहाँ तक कंप्लीट हो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बात करते हैं कि 17 जनवरी में क्या क्या न्यूज़ था, उसी को देखेंगे। फिर 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, इसी तरह से जो है हम लोग चलने वाले हैं। तो पहला न्यूज़ क्या था कि पाकिस्तान पर जो है एक तरह से हम बात करते हैं कि ईरान के द्वारा जो है हमला किया गया है। ठीक है, मतलब जैसे कि मध्य मिडिल एशिया वाला जो कंट्री हो गया उसमें देखा जाए, फिर पश्चिमी एशिया वाला जो देश है उसमें थोड़ा अगर देखा जाए तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो विवाद देखने के लिए मिल रहा था। क्योंकि हमने पीछे की वीडियो में पढ़े थे, हमास और इजराइल के जो एक तरह से जो युद्ध हुआ था, उसमें हूती विद्रोहियों को किस तरह से जो है समर्थन दिया गया था। ठीक है, जिसमें एक तरह से जो व्यापार का मार्ग जो है बाधित हो गया था। लाल सागर से जो होता था वो अब केप ऑफ गुड्स होकर जो है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका का जो पूरा चक्र लगाकर जो है यूरोप से व्यापार होता था। उसी तरह से एक तरह से और हमला जो है यहाँ पर जो है देखने के लिए मिला, लेकिन यह जो है धर्म प्रवृत्ति के रूप में जो है हमला हुआ है। अब बात करते हैं इसकी, हम पृष्ठभूमि देखना चाह रहे हैं कि जैसे कि एशिया और पाकिस्तान और एक तरह से हम बात करते हैं ईरान पर क्या जो है संबंध क्या है, फिर मिडिल एशिया का संबंध क्या है, उसमें कौन सी लोगों की ज़्यादा महत्व है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग पृष्ठभूमि से देखते हैं। पृष्ठभूमि में याद लिखा गया है कि जो मध्य एशिया वाला जो एरिया होता है, आप लोग थोड़ा वर्ल्ड मैपिंग कर चुके होंगे। अगर कर चुके हैं, अगर नहीं कर चुके हैं तो आपको मिडिल एशिया कम से कम देख लीजिए कि मिडिल एशिया मध्य एशिया में कौन कौन सा जो है कंट्री वगैरह आता है। तो उसमें क्या है कि मध्य एशिया में हम बात करते हैं, अगर पीटी का तैयारी करते हैं तो इतना तो सभी को जानकारी होगी। तो सुन्नी मुसलमान का जो है आवाज़ है। ठीक है, जो हमारा जो मध्य एशिया का जो रीजन है उसमें जो है सुन्नी मुसलमान की जो है एक तरह से जो है आवाज़ है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं इराक और ईरान में हम बात करते हैं शिया मुस्लिम रहते हैं। आपको यहाँ पर दोनों में समझने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि जो हमारा जो मिडिल एशिया वाला जो कंट्री है उसमें हम बात करते हैं कि सुन्नी शिया सुन्नी के बारे में पैगंबर मोहम्मद के बारे में सुने होंगे। क्योंकि हम तो करंट अफेयर से चला रहे हैं, क्योंकि हम तो रूटीन डे वाली क्लास नहीं चला रहे हैं, फाउंडेशन करा रहे हैं, तो ये सब जानकारी जो है आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो सुन्नी मुसलमान का जो मध्य एशिया में काफ़ी ज़्यादा उनका जो वर्चस्व है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं इराक और ईरान में जो है शिया मुसलमान के जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वर्चस्व है। इसके संदर्भ में क्या हुआ इन दोनों के बीच में कि हमेशा जो है महत्वपूर्ण, इन दोनों हमेशा देशों के बीच क्या होता है कि धर्म के लेकर जो है आपसी जो है लड़ाई होते रहता है। ठीक है, इन दोनों देशों के बीच, किसमें, मध्य एशिया और इराक ईरान के बीच जो है धर्म के लेकर, धर्म कैसे, तो मुसलमान की कैटेगरी के लेकर, जैसे कि शिया हो गए सुन्नी हो गए, इन दोनों के बीच जो है धर्म के लेकर जो है लड़ाई वगैरह जो है होती रहती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मुद्दा तो यहाँ से नहीं उठा है, पाकिस्तान पर आक्रमण करने का मुद्दा पीछे के पीछे मतलब कि बैकग्राउंड है। जैसे कि हम बात करते हैं जैश-ए-अदल की हम बात करते हैं तो ये एक तरह से हम बात करते हैं कि सुन्नी अलगाववादी संगठन है। हमने पृष्ठभूमि देखे थे, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ से आ रही है कि जैश-ए-अदल जो है एक तरह से हम बात करते हैं कि सुन्नी जो है अलगाववादी संगठन है। और इसकी जो हम बात करते हैं कि कहाँ पर स्थित है, तो इसके बारे में यह बताया जाता है कि ईरान के जो है दक्षिण पूर्व में जो है स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसने जो है ईरान पर हमला किया है। ठीक है, जैश-ए अलिख्तर से हम बात करते हैं कि मध्य एशिया का जो है कंट्री के इलाका में आता है, और ये जो दक्षिण पूर्व के एशिया में जो है, मैं मैप रहता तो मैं कर देता, दक्षिण पूर्व एशिया में जो है स्थित है। और हाल ही में क्या किया गया है कि ईरान पर जो है हमला किया गया है। और जैश-ए-अल की जो एक तरह से बताया गया कि जो इसका जो एक ब्रांच, बहुत सारी इसकी ब्रांच है, इसकी एक ब्रांच के बारे में यह बताया गया है कि इसकी एक ब्रांच जो है पाकिस्तान में, इसी की वजह से जो ईरान के द्वारा जो है पाकिस्तान पर जो है हमला किया गया है। इसकी सारी बैकग्राउंड समझ गए। हालांकि ये आपको मेंस के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, और ये प्रीलिम्स की इंटरव्यू के लिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। प्रीलिम्स के इसे कहीं से भी पूछने की कोई उम्मीद नहीं है दूर दूर तक। ठीक है, इस प्रकार जो है इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस प्रकार यह माना जा सकता है कि मध्य पूर्व की एक एशिया की जो देश है उसमें जो समीकरण जो है और अधिक जटिल बन गया है। क्योंकि पहले ही हमें जो है हुती और इजराइल और हमास का जो है युद्ध जो है देखने के लिए मिल रहा है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं इजराइल और पाकिस्तान का जो देखने के लिए मिल गया, शिया सुन्नी के धर्म के लेकर जो यहाँ पर युद्ध हो गया। तो इसमें जो एक तरह से देखा जाए तो जो मिडिल एशिया वाला जो देश है वो काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब कि कॉम्प्लेक्स बन गया है, काफ़ी ज़्यादा जो है जटिल बन गया है। ये रही पहली न्यूज़। ठीक है, दूसरी न्यूज़ देख लेते हैं क्या था 17 जनवरी को। दूसरी जो है ये पीटी के पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, आप मतलब कि मेंस के लिए भी इसको जो है इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। प्रधानमंत्री जो है जनमन योजना, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो पहले नंबर इसका उद्देश्य की हम बात करते हैं
तो जनजातीय समूह को जो है देश की मुख्य धारा से जो है जोड़ना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं इसका कार्य प्रणाली क्या होगा, हम देखेंगे कि जो कब लाया गया था, कैसे कैसे हुआ है, इस सारी चीज़ के बारे में हम देखेंगे। तो इसकी जो कार्य प्रणाली की हम बारे में बात करते हैं, तो प्रारंभ से जो हमारे जो देश में जो पहले से जो कोई योजना है, उसी योजना के तहत जो है सुविधा जो है प्रदान किया जाएगा। जैसे कि हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, स्वच्छ पेयजल अभियान हो गया। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं आयुष्मान भारत कार्ड हो गया, यानी आयुष्मान भारत। इस तरह से जो है इन सभी योजना के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो जनजातीय समुदाय हैं उनको जो है एक तरह से हम जो है देश की मुख्य धारा में ला सकते हैं। खासकर वैसे लोगों की जो कि हम बात करते हैं पीवीटीजी यानी पार्टिकुलर वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को जो है इस पहल से जो है हम लोग जोड़ सकते हैं, देश की मुख्य धारा से जो है जोड़ सकते हैं जनमन योजना के तहत। और इसके लिए बता रहे हैं कि पहले से जो योजना चल रही है उसी में जो है माध्यम से इनको जो है बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पीवीटीजी क्या होता है, यानी कि जो पार्टिकुलर वेनरेबल ट्राइबल्स ग्रुप्स, इन लोगों के बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो पहली विचार की हम बात करते हैं तो 1973 में ढेबर आयोग के द्वारा जो है लाया गया था। और एक तरह से हम बात करते हैं कि जो पीवीटीजी होते हैं, एक तरह से हम इसका शॉर्ट नेम लिख रखे हैं, आप इसका जो है हिंदी में बीसीएस इसी का कुछ है, पार्टिकुलर वेनरेबल ट्राइब्स ग्रुप्स इसका जो इंग्लिश का पूरा फुल नेम है। तो हम यह बात करते हैं कि जो आदिवासी लोगों के बीच जो है एक तरह से हम बात करते हैं पीवीटी जो है विशिष्ट श्रेणी होता है। और हम बात करते हैं कि पीवीटीजी को जो है हम किस आधार पर मान सकते हैं कि ये लोग जो है पीवीटीजी हैं। तो अगर हम बात करते हैं अगर उनकी आबादी बढ़ती है या फिर घटती है तो इस आधार पर मान सकते हैं कि ये लोग जो है पीवीटीजी हैं। ठीक है, भाई दूसरी तरफ ये भी मान सकते हैं कि अगर ये जो है अपना जो कृषि पद्धति है यानी फिर या किसी प्रकार के जो टूल्स वगैरह जो यूज कर रहे हैं, अगर यह जो है पहले से जो आ रही परंपरा यानी कि पुराने ज़माने की जो परंपरा है, अगर उस तरह के जो है टूल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो यह मान सकते हैं कि ये जो है पीवीटीजी की कैटेगरी में जो है आ रहे हैं। फिर बात करते हैं आर्थिक पिछड़ापन का, अगर वो सामना कर रहा हो, साक्षरता दर कम हो, तो इस आधार पर जो है हम लोग मान सकते हैं। आप भी कुछ इस पर जो है इंक्लूड करके जो है लिख सकते हैं। ठीक है, एक तरह से हम कहते हैं ना वो वाली है कि इसका एक हिंट्स हम दे रहे हैं कि कैसे आप मान सकते हैं कि वो क्या है, मतलब कि पीवीटीजी ग्रुप्स के जो है ट्राइबल ग्रुप्स जो है लोग हैं, हम इस किस आधार पर मान सकते हैं। तो ये 4-5 यदि इसके अलावा और आपको जो माइंड में आ रही है बात तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसको कीवर्ड में लिखना पड़ेगा। दावोस समिट और ऑक्सफैम के बारे में जो है देखने के लिए मिला है, तो दोनों को हम अलग अलग देखने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं कि ऑक्सफैम के बारे में बात करते हैं। तो ऑक्सफैम के बारे में बात करते हैं तो ये जो इसके रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि जो 5 अमीर जो है व्यक्ति जो कि दुनिया में हम बात करते हैं, उनका संपत्ति जो है 2020 से 2023 तक दोगुना हुआ है। आप ये जो है 5 अमीर व्यक्ति के नाम जो है आप गूगल कर सकते हैं। ये आपका यूपीएससी में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम होती है उसमें पूछा जा सकता है। और ये अभी हमारे एक इर्द गिर्द में जो है मध्य प्रदेश यानी कि एमपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि आरएस। ठीक है, तो आप इसको जो है थोड़ा करना पड़ेगा कि 5 व्यक्ति कौन है, उनको जो है नाम देखना पड़ेगा, क्योंकि फरवरी में आरएस का है राजस्थान वाली, और मध्य पीसीएस का जो अलग है, तो इसमें देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस रिपोर्ट के आधार पर यह भी माना गया है कि जो 60% गरीब व्यक्ति जो है वह जो है और काफ़ी ज़्यादा जो है गरीब होते जा रहे हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, तो निष्कर्ष हम यह निकाल सकते हैं कि भविष्य में जो है असमानता जो है और अधिक जो है बढ़ने की जो है उम्मीद है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे कि ऑक्सफैम रिपोर्ट के बारे में हम देख लिए, उसी के साथ साथ हम बात करते हैं कि दावोस समिट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो दावोस समिट के बारे में हम बात करते हैं, दामोस नहीं है, दावोस है, दावोस। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। तो दावोस समिट के बारे में बात करते हैं, तो यह जो है प्रत्येक वर्ष होता है, और यह कहाँ होता है, तो स्विट्ज़रलैंड में होती है। ठीक है, और इसकी हम बात करते हैं, यह जो है दावोस समिट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की जो है एक तरह से जो है वार्षिक बैठक होती है। थोड़ा हम वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम्स के बारे में हम देख लेते हैं कि यह क्या होता है। तो एक तरह से जो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम जो है गैर लाभकारी जो है संस्थान है। इसकी स्थापना जो है 1971 में किया गया था। और 1971 में कौन सी व्यक्ति के द्वारा किया गया था, तो क्लॉस श्वाब नामक व्यक्ति के द्वारा जो है इसकी जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की जो है स्थापना किया गया था। वही दूसरी तरफ ये भी बात करते हैं कि जो दावोस समिट हुआ है, इसमें कौन कौन लोग जो है शामिल होते हैं। इसमें हम बात करते हैं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल होते हैं। ठीक है, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कम्युनिटी लीडर के जो है शामिल होते हैं, नेता शामिल होते हैं, एनजीओ हो गया, सिविल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इन सभी लोग जो है इसमें जो है
दावोस समिट में जो है शामिल होते हैं। दावोस समिट के बारे में पहले ही बता रहे हैं कि यह जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की जो है वार्षिक बैठक है। तो इसमें मालूम होना चाहिए कि हमें जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो है जो भी प्रावधान या कुछ भी डिस्कशन होगी तो इकोनॉमिक्स से ही होगी। तो इसीलिए हम बोल रहे बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, कम्युनिटी लीडरमैन हो गया, NGO हो गया, सिविल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये लोग जो है इसमें जो है शामिल होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे क्या न्यूज़ है। हाँ, ये थोड़ा जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है कि ICMR के द्वारा जो है न्यूज़ को पहले हम बैकग्राउंड समझाते हैं कि इसका मुद्दा जो है पूरा क्या है। कि WHO के द्वारा जो है एक तरह से जो है आदेश दिया गया था सभी देशों के कि आप जो है एक तरह से जो है NEDL यानी कि नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट को जो है आपको जो है रिलीज करना पड़ेगा। इस लिस्ट में क्या होगा कि जैसे कि कोई भी हॉस्पिटल होती है तो उस हॉस्पिटल में जो है जैसे कि कहीं हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, शुगर टेस्ट कराते हैं, इसी प्रकार के कई सारे टेस्ट हम कराते हैं। तो उससे एक तरह से जो है रिलेटेड जो है डायग्नोस्टिक लिखा हुआ है ना, उससे जो है एक तरह से जो लिस्ट हो गई और हम इससे यह अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में जो है हमारे जो हॉस्पिटल हैं उस तरह से हम किस मतलब कि पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और किस मेडिसिन हो गए तो मेडिसिन को किस तरह से जो है और ज़्यादा बेहतर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस जो जांच की रिपोर्ट से जो है हमें पता चल जाएगा क्या क्या नहीं है वो। ठीक है, तो ICMR के द्वारा जो है इसको जो है नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट को जो है जारी किया गया था, लेकिन हाल ही में बताया गया था कि इसको जो है रिवाइज करने के ऊपर जो है बात किया गया था। 2019 में जो है इसको तैयार किया गया था, लेकिन अभी जो न्यूज़ में आया था इसको जो है एक तरह से जो है रिवाइज करने के जो है बारे में बताया गया था। मुद्दा यही था। ठीक है, तो हमें यहाँ पर PT के पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है कि जो नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट जो है यह किससे संबंधित है। तो आपको मालूम होना चाहिए मतलब टेस्ट वगैरह से संबंधित है। किसके आदेश पर जो है इसको जारी किया जाता है, तो WHO के अनुसार 2018 में इसका प्रावधान आया था। भारत में किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ICMR के द्वारा जो है जारी किया गया है। इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के द्वारा जो है जारी किया गया है। ठीक है, कब जारी किया गया था, तो 2019 में। हाल ही में न्यूज रहा है, इसको जो है रिवाइज करने की जो है ज़रूरत है। ठीक है, क्लियर होगी माइंड के मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 18 जनवरी को हम देख लेते हैं इसमें क्या है। तो 18 जनवरी की न्यूज़ में हम बात करते हैं। तो 18 जनवरी में हमें क्या बात देखने को मिलता है कि जगन्नाथ मंदिर जो था उसकी कॉरिडोर को जो है आम जनता के लिए जो है खोल दिया गया है, वो भी ओडिशा सरकार के द्वारा। क्योंकि हमारे को मालूम होना चाहिए कि जो जगन्नाथ मंदिर है वो कहाँ है, तो ओडिशा में है। तो ओडिशा के सरकार के द्वारा जो है जो जगन्नाथ मंदिर का जो कॉरिडोर था उसको जो है खोल दिया गया है जनता के लिए। अब हम बात करते हैं, ये तो खोल दिया, ये तो न्यूज़ थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो जगन्नाथ हेरिटेज जो है कॉरिडोर जो है प्रोजेक्ट कब आया था, इसका क्या क्या प्रावधान था और इसके तहत जो है कितने सारे काम हुए हैं, उन सभी चीज़ों पर देख सकते हैं। ये आपको PT और मेंस के लिए जो है दोनों के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट जो है माना जा सकता है। तो जगन्नाथ हेरिटेज जो है कॉरिडोर प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं, शुरुआत जो किया गया थी यानी इसकी जो मंजूरी दी गई थी 2019 में जो है दिया गया था। अक्टूबर 2019 में जो इसकी जो है मंजूरी दिया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को जो है विशेष सुविधा जो है उपलब्ध कराना था। ठीक है, और इसकी जो है पूर्ण कब हुआ यानी कि पूरी जो कंप्लीट कब हुआ, तो 2023 में जो है यह जो है पूरी तरह से जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस योजना के तहत जो है कौन कौन सा जो है यानी कि इस प्रोजेक्ट के तहत जो है कौन कौन सा जो है काम हुआ था। देखिए, बात करते हैं कि जो जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, इसके तहत हम बात करते हैं काम की हम बात करते हैं तो मंदिर प्रशासन भवन का जो है पुनर्विकास हुआ था। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ ये भी देख सकते हैं कि मंदिर स्वागत कक्ष को भी जो है एक तरह से जो है विकास किया गया। जगन्नाथ संस्कृति केंद्र की जो है शुरुआत की गई। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक लाइन जो है याद होनी चाहिए। यानी कि जगन्नाथ संस्कृति केंद्र की जो है शुरुआत की गई थी। समुद्र तट का जो है विकास परियोजना बनाया गया था, यानी कि जो समुद्र तट पर जो है एक तरह से हम बात करते हैं जो समुद्र तट पर जो विकास करने के लिए जो एक तरह से जो विकास परियोजना बनाया गया था, इसको ध्यान में रख लीजिए, ये PT से पूछा भी कहाँ जा सकता है। ठीक है, श्री सेतु का जो है निर्माण किया गया था। और बात करते हैं कि जो आंतरिक प्रदक्षिणा हो गई और बाह्य प्रदक्षिणा जो है इन दोनों पथ का जो है निर्माण किया गया था, यानी कि पथ यानी कि रास्ता हो गया। तो जो हमारा जो आंतरिक प्रदक्षिणा हो गया या फिर बाहरी प्रदक्षिणा हो गया, क्योंकि आप लोग जो है इससे जो है GS1 से आप रिलेट कर सकते हैं और आपको जो है GS1 में जो है हमारा जो आर्ट एंड कल्चर का जो सेगमेंट है उससे जो है आप इसे जो है रिलेट कर सकते हैं। और आंतरिक प्रदक्षिणा पथ क्या होता है आप लोग पढ़ चुके होंगे, मंदिर वगैरह के बारे में पढ़े होंगे।
तो उसमें मालूम हो गया हो कि आंतरिक प्रदक्षिणा पथ क्या होता है, बाह्य प्रदक्षिणा पथ क्या होता है, वो सारी चीज़ पढ़ चुके होंगे आर्ट एंड कल्चर में। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी क्या चीज़ का और भी काम किया गया था, जैसे कि हम बात करते हैं कि जो पूरी झील हो गया और मूसा नदी जो है, इन दोनों के लिए जो है एक तरह से जो है पुनरुद्धार के लिए जो है एक तरह से जो योजना बनाया गया था, इसकी जो है इस योजना की जो है शुरुआत किया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो जगन्नाथ मंदिर हो गया, जगन्नाथ मंदिर की हम बात करते हैं कि इसकी विशेषता है, कब बना था, कैसे बना था, और इसको जो है कितने इम्पोर्टेंट दिया जाता है कि हमारे जो चारधाम तीर्थ यात्रा में जो है जगन्नाथ मंदिर को भी शामिल किया जाता है। तो देखिए हम बात करते हैं कि जगन्नाथ मंदिर की हम बात करते हैं तो इसकी निर्माण जो है पूर्वी गंग राजवंश के राजा, जो कि हम बात करते हैं कि अनंत वर्मन के द्वारा जो है 12वीं शताब्दी में किया गया था। और हम बात करते हैं कि जो जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर को बात करते हैं तीर्थ यात्रा में जो है शामिल किया गया है। जो हमारा जो चार धाम की जो तीर्थ यात्रा होता है उसमें जो है शामिल किया गया है। और चार धाम में कौन कौन सी यात्रा को शामिल किया गया है, जिसमें हम बात करते हैं पहला तो हो गया जगन्नाथ मंदिर, बद्रीनाथ हो गया, रामेश्वरम हो गया, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं द्वारका। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर को जो है यमनिका भी कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, पीटी के लिए हम इसमें जो है 5 स्टार लगा सकते हैं। यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि यमनिका क्या होता है, तो यमनिका के बारे में यह बताया जाता है, देख लेते हैं कि जो मंदिर के जो आसपास लिखे होंगे भाई, हाँ, ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के आसपास का इलाका जो है जो जगन्नाथ मंदिर है, मंदिर के आसपास का जो इलाका है, भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति की वजह से क्या हुआ वहाँ पे, ऐसा माना जाता है। ये पूर्व मतलब कि एक तरह से जो अवधारणा है। ठीक है, यमनिका के संदर्भ में हम बात करते हैं, जो जगन्नाथ मंदिर है उसको जो एक तरह से जो है यमनिका कहा जाता है। तो इसके संदर्भ में यही बताया जाता है कि जो जगन्नाथ मंदिर है उस मंदिर के आसपास के इलाका में क्या बताया जाता है कि जो जगन्नाथ जी की उपस्थिति की वजह से जो मृत्यु की देवता यानी कि यम है, उसकी जो है शक्ति जो है समाप्त हो जाती है। इसी के संदर्भ में जो है जगन्नाथ मंदिर को जो है एक तरह से यमनिका के मंदिर भी कहा जाता है, यानी यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। ठीक है, आप तो यहाँ तक आपको सारे कंप्लीट हो गए विजन। दूसरी न्यूज़ क्या था ये भी देख लेते हैं। भारत में जो है शिक्षा की स्थिति के ऊपर जो है बात किया गया था, और शिक्षा की उपस्थिति की हम बात करते हैं तो यह जो है ASER की रिपोर्ट के आधार पर जो है बताया गया था कि भाई क्या स्थिति है शिक्षा की। और ये जो ASER जो रिपोर्ट जो है एक तरह से जो है ग्रामीण जो इलाका होती है उसकी जो है ध्यान रखा जाता है, उसके ऊपर जो है सर्वेक्षण करता है। तो हम इसके रिपोर्ट में क्या क्या शामिल था उसके बारे में देख लेते हैं। फिर हम बात करते हैं कि एनुअल स्टेट एजुकेशन रिपोर्ट जो है यह क्या है, इसके ऊपर भी हम लोग बात कर लेंगे, यानी ASER जो है क्या होता है इसके ऊपर भी हम लोग बात कर लेंगे। तो जो ASER जो है इस रिपोर्ट में एक तरह से हम बात करते हैं शामिल क्या क्या होता है, तो इसमें हम बात करते हैं कि ग्रामीण इलाका पर जो है ध्यान दिया जाता है। वही दूसरी तरफ यही बताया गया है कि जो ASER माने कि एनुअल स्टेट एजुकेशन रिपोर्ट के आधार पर यह बताया गया है कि जो लड़की की जो प्रदर्शन होता है लड़के की तुलना में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा है। ठीक है, वही दूसरी तरफ यह भी बताया कि जो 14 से 18 वर्ष की आयु है उसमें यह बताया गया कि 4 ऐसे बच्चा हैं, जिसमें से 4 बच्चों में से एक ऐसे बच्चा है जो अपनी स्थानीय भाषा में जो है रीजनल बुक स्थानीय भाषा या फिर रीजनल लैंग्वेज में हम बात करते हैं क्लास 12 की जो है बुक जो है नहीं पढ़ सकता है। इतना मतलब कि स्थिति खराब है। कितने वर्ष से कितने वर्ष, 14 से 18 वर्ष के ऐसे बच्चे हैं, इसमें से आप 4 ऐसे बच्चों को जो है इसको जो आप मेंस के पॉइंट से जो है कोटेशन कर सकते हैं, इंटरव्यू के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो 4 में से ऐसे एक बच्चे हैं जो कि अपनी स्थानीय भाषा में जो है वो क्या करते हैं कि क्लास दूसरी क्लास की जो है बुक जो है नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, वही एक और न्यूज़ इसमें बताया गया है, इस रिपोर्ट के आधार पर यह भी बताया गया है कि जो 57% कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि अंग्रेजी वाक्य को जो है पढ़ सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो कम यानी कि 50-50 के जो है रेशियो में चल रहा है। आधे से अधिक बच्चे की हम बात करते हैं जो कि इस रिपोर्ट के आधार पर बताया गया है, यानी 50% से अधिक ऐसे बच्चे हैं जो कि क्लास 3 और क्लास 4 की जो डिवीज़न होती है उसको जो है सवाल को जो है हल नहीं कर पा रहे हैं। और फिर एक तरह से हम बात करते हैं कि इसके द्वारा जो है एक और रिपोर्ट निकाला गया है कि थोड़ा स्मार्टफ़ोन के बारे में बताया गया, लेकिन स्मार्टफ़ोन के प्रति जो है काफ़ी ज़्यादा जो है सकारात्मक विचार दिया गया है कि जो बच्चे जो स्मार्टफ़ोन जो यूज कर रहे हैं, जिसमें से बताया गया है कि 95% जो है लड़के के पास जो है स्मार्टफ़ोन है और 90% लड़कियां हैं उनके पास जो है फ़ोन है, यानी कि स्मार्टफ़ोन है। लेकिन ये लोग जो है एंटरटेनमेंट के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई के मतलब कि जो एजुकेशन के लिए जो है यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ASER रिपोर्ट क्या होता है।
तो इसकी जो पूरा फुल नेम के बारे में बात करते हैं तो एनुअल स्टेट एजुकेशन रिपोर्ट हो गया इसका पूरा नेम। और हम बात करते हैं कि ये जो ASER जो है, एक तरह से हम बात करते हैं यह रिपोर्ट किसके द्वारा जो है जारी किया जाता है, तो इसके बारे में यह बताया जाता है कि प्रथम नाम के जो है NGO के द्वारा जो है जारी किया जाता है। और वही दूसरी तरफ यही बताया जाता है कि यह जो है वो वार्षिक रिपोर्ट है, और रिपोर्ट तैयार करने में सवाल पूछा जाता है। किससे सवाल पूछा जाता है? तो बूढ़े व्यक्ति हो गए यानी कि वृद्ध व्यक्ति से जो है सवाल पूछा जाता है। वही दूसरी तरफ पे जो है बच्चे के द्वारा भी जो है सवाल पूछा जाता है। और बात करते हैं कि जो ASER का रिपोर्ट की हम बात करते हैं तो पहली रिपोर्ट जो है 2005 में आया था। ठीक, अब हम बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य के बारे में यह बताया जाता है कि नामांकन की स्थिति जानना, सीखने की स्थिति जो है जानना, लेकिन कहाँ पे? ग्रामीण इलाका के जो स्कूल है उस स्कूल के बारे में जो है, वहाँ के स्कूल के नामांकन में, मतलब स्कूल में जो है बच्चे की कितने % नामांकन है, ठीक है, उसकी स्थिति क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है देखने को लिए मिलता है। ठीक है, एक और न्यूज़ था, इसको हम जो है चीन के संदर्भ में देख सकते हैं। और एक तरह से हम जो है IR2 से, इंटरनेशनल रिलेशन यानी GS2 से जो है आप लोग जो है इसे जो है रिलेट कर सकते हैं। बताया क्या गया है कि चीन की जो जनसंख्या जो है में एक तरह से जो कमी जो है देखने के लिए मिला है। और इसके पीछे कारण क्या था? तो कारण यह बताया जा रहा है कि पिछले हमें जो है 7 साल का इसका जो अगर डाटा देखा जाए तो 7 साल में जो है इसकी जो जन्म की दर है, यानी चीन में जो है एक तरह से जो जन्म की दर है वो जो है काफ़ी ज़्यादा जो है कम आ रहा है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ यही बताया जा रहा है कि जो हमारा 2018, 19, 20 यानी 19-20 जो है यानी कोविड पीरियड का जो समय था, उस काल में जो है मृत्यु जो है उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ गया है। तो हम बात करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो है चीन की जो एक तरह से आबादी की हम बात करते हैं तो 1.4 बिलियन है। हालांकि भारत के संदर्भ में कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि अभी तक जो है भारत में जो सेंसस नहीं हुआ है, यानी कि जनगणना अभी तक जो है नहीं हुआ है। लेकिन चलिए हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग तो इससे भी आगे हैं। ऐसे ही हम बोल रहे हैं अनुमान के हिसाब से, लेकिन आगे हैं, रिपोर्ट आने दो पता चल जाएगा। वही हम बात करते हैं कि जो चीन की हम बात करते हैं निषेचन रेट कितना है, तो निषेचन रेट जो है 1.7 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रभाव क्या पड़ेगा। भाई अगर चीन की आबादी कम है तो चीन की आबादी कम होने पर चीन पर प्रभाव क्या पड़ेगा? ऐसे सभी लोग जानते ही होंगे कि कम होने पर क्या होगा, लेकिन हमें जानकारी देना पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि फ्रेशर होंगे। तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होगी। आर्थिक समस्या में जैसे कि कम कार्यबल होगा, काम करने वाले बच्चे लोग जो है एम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं, इस तरह से कमियाँ आएगी। कम उत्पाद होगा, अगर लेबर कम होगा तो उत्पाद भी कम होगा, और कम उत्पाद होगा तो एक तरह से जो आर्थिक विकास भी कम होगा। आर्थिक विकास कम होगा तो टैक्स रेवेन्यू जो है एक तरह से जो कमेगा। तो एक तरह से जो है फ्रेशर बच्चे हैं वो देख सकते हैं कि किस तरह से जो है सीक्वेंसली में जो है हम लोग जो है उसको डिवाइड करते चाहते हैं। ठीक है, और सामाजिक समस्या में हम बात करते हैं तो बुजुर्गों की संख्या में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वृद्धि हो गई, क्योंकि नौजवान तो आ ही नहीं रहे हैं। तो सरकार के लिए एक और भी काम करना पड़ेगा कि बुजुर्ग लोगों के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा जो हॉस्पिटल उनके ऊपर जो है ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इनसे तो उम्मीद है ही नहीं। क्योंकि निषेचन रेट कम रही है ना, जनसंख्या कम रही है, और जो है वो तो बूढ़े होंगे और सबसे ज़्यादा तो वही होंगे। तो बूढ़े व्यक्ति पर जो काफ़ी ज़्यादा जो ध्यान देने की ज़रूरत है। इससे हम बात करते हैं कि भारत की सीख की हम बात करते हैं तो भारत की सीख यही है कि भारत जो है, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि हालांकि भारत में भी जो है जनसंख्या जो है कमने वाला है। ठीक है, लेकिन यह अभी नहीं कमने वाला है, अभी समय लगेगा। यानी कि आज 2025 है तो 25 साल के बाद यानी कि 2050 से ऐसा अनुमान लगाया गया है कि भारत की जो है जनसंख्या जो है कमने वाला है। तो जो भारत जो अपने आप को जो है विश्व गुरु देखने वाला सोचता है, महाशक्ति मतलब शक्तिशाली बनने के जो सपना है हमारे लोग को है, तो इस तरह से हम बात करते हैं कि 2050 से पहले ही हमें पूरा कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसके बाद जब जनसंख्या कमेगी यानी निषेचन रेट घटेगा तो वो नहीं कर पाएंगे। तो हमें चीन से भी सीख लेना चाहिए कि हम आगे जो आने वाले जो समय है, यानी कि जो हमारे पास 25 साल हैं, इसमें अपने आप को जो है किस तरह से जो है ग्रो करना पड़ेगा कि जो हमें किसी भी प्रकार की सामाजिक स्थिति में जो है भेदभाव या फिर किसी प्रकार की दिक्कत की जो है सामना न करना पड़े। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम बात करते हैं भारत की जो निषेचन रेट है 2.2 है। इसी आधार पर हम बात करते हैं चीन के हमने देखे थे 1.7 है। अब बात करते हैं विकासशील देश की, हम बात करते हैं जो रिप्लेसमेंट जो यानी कि रिप्लेस रेशियो जो है 2:1 है। इसको आप जो है अंडरलाइन कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोटेशन जो मेंस जब लिखते हैं तो उसमें आप जो है कहीं इसको जो है मतलब अटैच कर सकते हैं कि विकासशील देशों के लिए जो रिप्लेसमेंट रेट यानी रिप्लेस जो रेशियो है 2.1 है। ठीक है, यानी 2:1 है।
रिप्लेसमेंट यानी कि रिप्लेस रेशियो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। रिप्लेस रेशियो के संदर्भ में यह बताया जाता है कि जितने व्यक्ति की मृत्यु होता है उतने व्यक्ति जो है एक तरह से जो है जन्म आना। यानी कि मान लेते हैं कि अगर एक व्यक्ति की मृत्यु हो रहा है तो एक व्यक्ति अगर जन्म हो रहा है तो एक तरह से हम मान सकते हैं कि यह जो है रिप्लेस रेशियो के जो है इर्द गिर्द मेंटेन में है। ठीक है, तो यही जो है रिप्लेस रेशियो है और यह जो है विकासशील देशों के लिए जो निर्धारित किया गया है। काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है भारत के संदर्भ में। और आप इसे जो है हेल्थ सेक्टर IR2 बहुत मतलब जो भी आपको मेंस का जो है ना आ जाए ना, उससे आप जो है इसको रिलेट कर सकते हैं। अब एक छोटी सी न्यूज़ क्या था कि जो विंग्स इंडिया जो है समिट के यानी कि इसकी जो बैठक जो है 2024 में हम बात करते हैं हुआ है। और इसी में हम बात करते हैं कि HAL को हम बात करते हैं नवरत्न कंपनी के रूप में जो है शामिल किया गया है। और कितने नंबर में इसको शामिल किया गया है आप इसे जो है कमेंट करके बता सकते हैं। न्यूज़ में था 2-3 महीने पहले ही ये जो है नवरत्न कंपनियाँ बनी हैं। ठीक है, तो HAL जो एक तरह से जो है नवरत्न कंपनी में जो है शामिल हो गया है। अब बात करते हैं कि HAL की जो है एक तरह से जो है भागीदारी निभाया है किसमें, तो विंग्स इंडिया के जो परफॉर्मेंस हुए तो उसमें जो है HAL ने जो अपना भागीदारी निभाया। किस तरह से भागीदारी निभाया है, तो एक तरह से बात करते हैं कि जो आने वाले समय है उसमें हम बात करते हैं कि जो HAL क्या होता है वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सभी बच्चे को जानकारी होगा, जो UPSC की तैयारी करता होगा मालूम होगा। तो HAL के जो है हम बात करते हैं कि जो इंडिजिनस सिविल प्लेटफॉर्म जो है एक तरह से जो है दिख सकता है किसमें, तो विंग्स इंडिया में जो है दिख सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं उसमें क्या क्या शामिल है, इसमें हम बात करते हैं शामिल की हम बात करते हैं तो जैसे कि हम बात करते हैं हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट हो गया। वही हम बात करते हैं कि ALH ध्रुव अपग्रेडेड सिविल हेलीकॉप्टर भी इसमें जो है शामिल हो सकता है, यह दिख सकता है क्योंकि HAL ने भागीदारी निभाया है तो उसकी जो कुछ तो इंडिजिनस मतलब दिखेगा। इसमें से 2 का तो मेंशन कर चुका है, क्या क्या कि हिंदुस्तान जो है 228 एयरक्राफ्ट हो गया और ALH इसको ध्यान देने वाली है, HAL नहीं है ALH है, रिवर्स है, थोड़ा बहुत इधर जो है कन्फ्यूजन हो जाएगी। ध्रुव अपग्रेडेड सिविल हेलीकॉप्टर, हालांकि UPSC में इस तरह से पूछा नहीं जाएगा लेकिन स्टेट PCS में इसका मतलब घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। ये दोनों जो है एक तरह से जो दिख सकता है। अब हम बात करते हैं विंग्स इंडिया की जो 2024 की जो है कार्यक्रम जो कहाँ हुआ था, तो एक तरह से हम बात करते हैं बेगम पेट हवाई अड्डा जो है हैदराबाद में हुआ था। लेकिन यह जो है क्या है था, तो एक तरह से हम बात करते हैं जो विंग्स इंडिया जो 2024 की हम बात करते हैं जो कार्यक्रम है, यह जो है 4 दिवसीय कार्यक्रम हुआ था। ठीक है, और एक तरह से हम बात करते हैं सिविल एविएशन की हम बात करते हैं यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्री यानी नागरिक उड्डयन की जो है सबसे बड़ी जो है यह जो है कार्यक्रम होता है। और इसमें हम बात करते हैं कि शामिल क्या क्या होता है, तो इसमें हम शामिल की हम बात करते हैं तो जैसे कि सिविल सोसाइटी हो गया, बिजनेसमैन हो गया बिजनेसमैन हो गया, एयरलाइंस हो गया, एयर स्टाफ हो गया, ये सारे लोग जो है इसमें जो है शामिल होते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि जो नागरिक से संबंधित लोग होते हैं वो इसमें जो है शामिल होते हैं। देख सकते हैं जैसे सिविल सोसाइटी हो गया, बिजनेसमैन हो गया, एयरलाइंस हो गया, एयर स्टाफ हो गया। ठीक है, अगर हम इसकी हम बात करते हैं आयोजन की हम बात करते हैं तो बेगमपट्ट जो है हवाई अड्डा हैदराबाद में हुआ है। और इसकी थीम क्या था ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो विंग्स इंडिया 2024 की जो कार्यक्रम जो हुआ था इसकी थीम की हम बात करते हैं तो एडवांस एयर मोबिलिटी जो है इसका जो है थीम था। ओके, और है क्या, चलिए ख़त्म हो गया। फिर हम लोग आगे देखने वाले हैं जो कि 19 जनवरी से देखेंगे, जो कि मेरा पार्ट 13 होगा 13। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।